नमस्कार प्यारे मित्रों, आइए आज बात कर लेते हैं न्यायपालिका के बारे में। अगर न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में जो सर्वोच्च स्थान होता है वो उच्चतम न्यायालय का होता है, इसीलिए उसको सर्वोच्च न्यायालय भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इसकी प्रणाली जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, तो याद रखिएगा 1935 से ली गई है। आगे बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन इसकी स्थापना हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की, तो याद रखिएगा। और आपको अभी एक महत्वपूर्ण बात ये बता दें करंट में कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका ध्वज जो है वो चेंज हो चुका है, मतलब उसमें ध्वज का नया अनावरण किया गया है। उसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है 1 मिनट की, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। बात करें जो संविधान जो लागू हुआ था उस दिन जो है स्थापना होती है सर्वोच्च न्यायालय की। उसके बाद उद्घाटन कब हुआ है, तो उद्घाटन जो हुआ है 28 जनवरी 1950 को हुआ है, मतलब 2 दिन के बाद उद्घाटन किया गया। स्थापना 26 जनवरी को होती है, 28 जनवरी को जो है उद्घाटन होता है। अगर बात करें भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो उल्लेख जो मिलता है वो भाग 5 में मिलता है, और इसके अंतर्गत जो अध्याय 4 है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद जो संबंधित है वो अनुच्छेद 124 से 147 संबंधित है, तो याद रखिएगा। बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, जो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां है उसका प्रावधान जो है भारत की संसद कर सकती है, तो याद रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं गठन की, तो गठन का अनुच्छेद जो संबंधित है, अनुच्छेद जो 124 है, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के संबंधित प्रावधान किया गया है, तो याद रखिए अनुच्छेद 124 जो है पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है, तो याद रखिएगा। आगे बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना में सर्वोच्च जो होता है स्थान वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है, मतलब उच्चतम न्यायालय का। फिर बात करें उसके नीचे जो होता है उच्च न्यायालय, तो जो राज्य स्तर पर होता है, स्टेट लेवल पर जो होता है उच्च न्यायालय होते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। फिर उसके उच्च न्यायालय के जो नीचे आते हैं, लेबर कोर्ट आता है, फैमिली कोर्ट आता है, क्रिमिनल कोर्ट आता है, तो ये जो है अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इनके, तो याद रखिए। यहाँ पे आपको संरचना दिख रही होगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करें इसकी शपथ की, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश जो होते हैं उनकी शपथ की बात करें, तो शपथ जो है कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, तो याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और उसकी सलाह पर जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है उसके सलाह पर जो है अन्य न्यायाधीशों की शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। फिर आगे बात करें वेतन और भत्ते की, तो वेतन और भत्ता जो होता है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो संसद डिसाइड करती है कि कितना वेतन देना है, कितना भत्ता देना है। और आपको एक कमेंट करके ये बताना है कि संसद ही जो है किसके वेतन और भत्ते का निर्धारण करती है, तो आपको कमेंट करके बताना है। अगर बात करें वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन तो 2,80,000 होता है, और जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,50,000 होता है। वर्तमान की बात करें तो इतना वेतन होता है, ये याद रखिएगा। वेतन भी पूछा जा सकता है। आगे बात करें जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी पेंशन की, तो पेंशन जो है भारत की संचित निधि पर भारित है, ये याद रखिएगा। आगे बात करें जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी स्थापना के समय अगर बात करें तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 30 जो होते थे अन्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, वर्तमान में बात करें तो 33 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, कुल मिला के 34 होते हैं। लेकिन ये संशोधन किया गया, कब किया गया, तो संशोधन जो अधिनियम 2019 के द्वारा ये संशोधन किया गया कि 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई न्यायाधीशों की संख्या, और एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब कुल मिलाकर 34 संख्या हो गई है, अब याद रखिएगा। और आपको कमेंट करके अभी हाल ही में ये बताना है कि अभी 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। एक तो जो है जम्मू कश्मीर के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी आपको नाम बताना है, और एक जो है मद्रास के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको नियुक्त किया गया है सर्वोच्च न्यायालय में। दोनों लोगों का आप नाम कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी नियुक्तियों की, तो मैंने अभी हाल ही में अपलोड की है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया है। आगे बात करें इसकी अवधि की, तो इसमें जो है न्यूनतम आयु जो है निर्धारित नहीं की गई, लेकिन अधिकतम जो आयु है वो निर्धारित है। कितनी है, तो 65 वर्ष जो है आयु निर्धारित है। आगे बात करते हैं नियुक्ति की, तो नियुक्ति मैंने अभी बताई दी है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति ही करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह पर करता है, तो याद रखिएगा। और सेम कंडीशन यही होती है जो प्रधानमंत्री की जो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति जब
प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है तो सेम कंडीशन ऐसी होती है, जो मंत्री परिषद जो गठित की जाती है वो उसके सलाह पर प्रधानमंत्री की गठित की जाती है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है, तो याद रखिएगा। फिर योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, और भारत का नागरिक होने के साथ साथ जो हो किसी भी उच्च न्यायालय में वो लगभग 5 साल जो है न्यायाधीश रह चुका हो। अब जो न्यायाधीश रह चुका हो, या तो वो लगातार जो है 2 न्यायालयों में 10 वर्ष लगभग अधिवक्ता रह चुका हो, तो उसी को जो है मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा। अगर नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो राष्ट्रपति है, अगर उसको लगता है कि कोई ऐसा जो न्याय विशेषज्ञ है तो उसको भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये कंडीशन उसमें होती है, फॉलो कर सकता है नहीं कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, अगर उसको हटाना है तो संसद के दोनों सदनों में जो है कम से कम जो है 2/3 बहुमत से उसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगर जो न्यायाधीश है अगर उसको त्याग पत्र देना है तो किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है, तो याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पॉइंट जो है पूछे जाते हैं बार बार। आगे बात करें, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, तो याद रखिए महाभियोग जो है वो किसके ऊपर लगाया जाता है? राष्ट्रपति पे लगाया जाता है। आपको अनुच्छेद बताना है कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। आगे बात करें उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, तो उच्चतम न्यायालय की शक्तियां क्या है? जो भारत सरकार है उसके जो है राज्य में या किसी में विवाद है राज्यों में, तो उनका जो है निपटारा करता है। और जो भारत सरकार है उसके मतलब एक राज्य से या दूसरे राज्य में बीच कोई विवाद है उसको निपटारा करता है, तो उसके जो वैधानिक अधिकार है उस पर भी जो है कार्यवाही करता है। तो एक शक्तियां जो है उच्चतम न्यायालय की, तो याद रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 141 जो है, इसमें प्रावधान किया गया मतलब निर्धारित किया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो कानून घोषित किया जाएगा वो सभी जो अधीनस्थ न्यायालय है वो सभी बाध्यकारी होंगे, मतलब उसको मानना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय का जो भी कानून होगा। जैसे अभी आपने चर्चा में सुना होगा जो बीटीसी और बीएड का जो कानून था, उसने बीटीसी वालों को मतलब जो प्राइमरी में है उसको रखा है और बीएड वालों को बाहर कर दिया है प्राइमरी से, तो ये जो है सबको मानना पड़ेगा, तो याद रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 144 में उल्लेख किया गया है कि भारत के जो भी राज्य क्षेत्र हैं वो दीवानी न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे, तो याद रखिएगा। जो भी जुडिशियल हैं, सिविल हैं, वो सभी उच्चतम न्यायालय के अधीन कार्य करेंगे या उसकी सहायता करेंगे कार्य करने में, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, तो याद रखिएगा। आगे बात करें जो अधीनस्थ न्यायालय है उसके खिलाफ जो है सुनवाई कर सकता है, तो याद रखिए। आगे बात करें सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है वो 4 वर्गों में बांटे गए। कौन कौन से? तो संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी, विशेष अनुमति द्वारा अपील, तो ये विभाजित किए गए। आगे बात करें परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, तो इसमें जो है 143 जो अनुच्छेद संबंधित है इसमें ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो सलाह ले सकता है किससे? जो कोई सार्वजनिक महत्व हो या किसी विषय पर चर्चा करने के लिए उस उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, तो याद रखिए। अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? तो अनुच्छेद पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 143 संबंधित है। जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण है ये है कि जो सलाह ली है वो राष्ट्रपति मानेगा या नहीं मानेगा वो उस ऊपर डिपेंड करता है। बाध्यकारी नहीं होगा, मतलब सलाह जो ली है वो मानना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो सलाह ले सकता है, बाध्यकारी नहीं होगा। आगे बात करें पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, तो अनुच्छेद 137 जो है इसके तहत उच्चतम न्यायालय को जो है ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वो कोई भी निर्णय पर वो पुनर्विचार कर सकता है, तो अनुच्छेद 137 संबंधित है, तो याद रखिएगा। फिर बात करें अभिलेख न्यायालय, तो अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 जो है इसके तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करें इसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख या साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, तो याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे ये पूर्ण रूप से ये बताया गया कि जो उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होता है वो हमेशा माना जाता है, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, उसमें सब में जो होता है मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय अगर फैसला करता है तो पूरे भारत को मानना पड़ता है, तो याद रखिएगा। कुल मिला के ये इसमें बताया गया है। आगे बात करें न्याय आदेश क्षेत्राधिकार, तो उच्चतम न्यायालय जो है जो नागरिकों के मूल अधिकार है उसका संरक्षण करता है, और अनुच्छेद 32 जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? किसके ऊपर करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, अधिकार परीक्षा होता है, उत्प्रेषण होता है। ये 5 प्रकार की रिटें अगर आपने उसमें नहीं पढ़ाया है मूल अधिकारों में तो आप मूल अधिकार वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे बात करें भारतीय न्याय प्रणाली में
PIL का अर्थ जो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका अर्थ होता है, तो याद रखिए। UPRO ARO में 2014 में पूछा गया था, तो याद रखिए। आगे बात करें, जो उच्चतम न्यायालय है वो मूल अधिकार का संरक्षण करता है और मूल अधिकारों के लिए ही रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिटें हैं, अभी मैंने डिस्कस किया है। फिर बात करें, जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के लिए नया आदेश जारी कर सकता है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी जारी कर सकता है, तो याद रखिए। इस प्रकार इस क्षेत्र में उच्च न्यायालय की शक्तियां उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत हैं, तो याद रखिए। सबसे ज्यादा शक्तियां जो है वो उच्चतम न्यायालय के पास है। कोई नागरिक, ऐसा कोई नागरिक है जिसका वो अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो है मूल अधिकार का हनन होता है, मतलब मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, वो उच्चतम न्यायालय जो है जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में जो है वो डिमांड कर सकता है अपने जो मूल अधिकार, उसका जो उल्लंघन हुआ है उसके प्रति। तो इस तरीके से उच्चतम न्यायालय के बारे में जानकारी थी। बात करेंगे आगे उच्च न्यायालय के बारे में, तो उच्च न्यायालय के बारे में कल मिलेंगे वीडियो में। धन्यवाद।